यस, हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? फाइन, ओके। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 बच्चों कंप्लीट किया था, जहां पर आपके टेक्स्ट बुक के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बच्चों सॉल्व किए थे। अब उसके बाद आज के वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों जर्नल। अब ये जो वर्ड बच्चों यहां पर जर्नल मैंने लिखा हुआ है, इस जर्नल वर्ड का आपके अकाउंटिंग जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वी कैन से। हम आगे की अकाउंटिंग जर्नी अगर करना चाहते हैं तो हमें जो ट्रेन है वो बच्चों यहीं से पकड़नी होती है, और वो स्टेशन का नाम है बच्चों जर्नल। ओके, क्योंकि जब तक आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जर्नल एंट्री आपको बच्चों पास करने नहीं आएगी, इसके बाद के सारे चैप्टर्स का जो पूरा बेस है, पूरा जो फंडामेंटल, जो सबसे बीके का मेन पिलर होता है, वो मेन पिलर है बच्चों जर्नल। ओके, तो इस चैप्टर को शुरुआत में सबसे पहले मैं आपके इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चों आपको समझाऊंगा। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अकाउंट्स को सच में प्रॉपरली और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो, और अपने अंदर एक अच्छी अकाउंट की मास्टरी अगर आप लाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। ओके, सो दिस चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अ जर्नल। ओके, अब कैसा होता है बच्चों कि हम जैसे कि सब्जेक्ट सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बेसिकली हमें क्या करना होता है, तो हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शंस को हमें सिस्टमैटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। ओके, सो लिसन केयरफुली एवरीवन कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों डॉक्यूमेंट। क्या होती है? डॉक्यूमेंट। क्योंकि हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करते हैं तो इस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किसके बेसिस पे किया जाएगा? ओरल बेसिस पे कुछ होने वाला नहीं है। सो अगर समझो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर आपके बिजनेस से कोई सामान आपने बेचा है, या आपके बिजनेस में कोई सामान आपने खरीदा है, या आपने किसी को पेमेंट दिया है, या आपने किसी से पेमेंट अगर लिया है, तो इन सभी ट्रांजैक्शन का हमेशा कोई ना कोई तो प्रूफ होता है। अब ये प्रूफ का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों यहाँ पे? जैसे एग्जाम्पल, आप अगर समझो कपड़े की दुकान पे जाकर के कपड़े खरीदते हो, तो कपड़े आपने खरीदे, प्राइस भी आपने और सेलर ने मिलकर तय की, और आपकी जो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो भी डिसाइड हो गया। अब ये सारा डिसाइड होने के बाद आप सिंपली उसको कैश दे करके कपड़े लेकर आ जाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप उस दुकान के काउंटर पे जाते हो, और काउंटर पे जाकर के वो दुकानदार आपके कपड़ों की गिनती करता है, और उन सभी कपड़ों की क्वांटिटी को एक बिल में लिखता है। फिर हर कपड़े की वैल्यू कितनी है वो लिखता है, और सबकी वैल्यू को टोटल मारता है, या उसमें से कोई डिस्काउंट अगर लेस करना है तो डिस्काउंट भी लेस करता है, और सब कुछ होने के बाद सबसे लास्ट में आपको एक अमाउंट बच्चों रिटर्न में देता है, और उस अमाउंट का बिल आपके हाथ में देता है। करेक्ट है ना? और उस बिल को हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में देखते हैं कि हाँ, हमने इतने कपड़े खरीदे हैं, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, और इसका टोटल इतना है, तो हमें इतना अमाउंट पे करना होगा। तो वो बिल बच्चों हम लोग अपने जेब में रखते हैं, और उसके अगेंस्ट में उसको कैश या जो भी हमें पेमेंट करना होगा वो पेमेंट हम दुकानदार को देते हैं। ओके, अब आपने दुकानदार के पास से सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, तो उसका आपके पास प्रूफ है। क्या आपके पास प्रूफ है? और वो प्रूफ क्या है बच्चों? वो दुकानदार ने आपको जो वाउचर दिया, क्या दिया? वाउचर दिया। आपको जो बिल दिया वो बिल आपका एक एविडेंस है, एक प्रूफ है। अब उस एविडेंस के बेसिस पे आप उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में इजीली रिकॉर्ड करोगे, तो कल किसी प्रकार का कोई भी चेकिंग अगर बुक्स में होता है, या ऑडिटर के द्वारा कोई चेकिंग अगर होती है, तो आप उस ट्रांजैक्शंस का बेसिस, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिखा सकते हो कि मेरे पास बिल है। तो कहने का मतलब एकदम क्लियर है, एकदम सॉफ्ट तरीके से आप इसको समझिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो बिना किसी प्रूफ का रिकॉर्ड नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, यस मैंने क्या वर्ड यूज़ किया बच्चों? डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बच्चों डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अगर बात करें तो ज़्यादातर इसमें
ज़्यादातर इसके अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की उसमें अगर हम ले तो हमें डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझना है वो कॉन्सेप्ट हमें समझना है किसका बच्चों, वाउचर का। क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड का इस्तेमाल न करके हम यहाँ पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में उन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या कहेंगे, वाउचर कहेंगे। ओके, तो ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, तो आपको यहाँ पर यह वर्ड यूज करना है बच्चों, वाउचर के बेसिस पे। तो आप किसी बिजनेस के अंदर अगर आप समझो फ्यूचर में कोई ऑडिटर बनते हो, ठीक है ना, तो आपको किसी बुक्स की ऑडिटिंग करने के लिए भेजा जाएगा, चेकिंग करने को भेजा जाएगा। तो वहाँ पर ऑडिटिंग करते समय जो भी ट्रांजैक्शंस आपके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट में होंगे उनको आप चेक करोगे, डिटेल में चेक करोगे। तो जब आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन मेरे सामने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है, इन सभी ट्रांजैक्शंस का बिजनेसमैन के पास कोई ना कोई तो प्रूफ होगा, कोई ना कोई तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, और वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ वाउचर। सो आप याद रखिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होता है तो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। आपके मुंह से बोलने पे और आपके कितने भी कन्विंस करने से सामने वाला लीगली कन्विंस होता नहीं है। तो सामने वाले को लीगली कन्विंस करने के लिए आपके पास लीगल एविडेंस, आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए, और वो लीगल एविडेंस और वो लीगल प्रूफ को हम लोग यहाँ पर एक वर्ड में कहेंगे, और उस वर्ड का नाम क्या है बच्चों, वाउचर। तो यही वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे वी हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। करेक्ट है? ओके। अब क्या होता है वाउचर, ध्यान से देखिएगा। अब देखो नॉर्मली वाउचर का मीनिंग क्या है, अगर आपको कोई पूछ दे कि वाउचर का मतलब क्या, तो मैंने आपको इतना सब कुछ बताया तो क्या आपको इतना सब आपको बताना नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। बहुत ही ईजी वे में आप उसको समझा सकते हो कि वाउचर का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस में वाउचर का मतलब हुआ कि बिजनेसमैन के द्वारा जो भी पेमेंट किए जाते हैं, वॉट एवर पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन, ठीक है ना, उस पेमेंट को बिजनेसमैन करता है, और पेमेंट करने के बाद वो सामने वाले से एक डॉक्यूमेंट बच्चों लेता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वाउचर। ओके, आप सभी लोग आपके चैप्टर नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पे आ जाइए, और वहां पर आप देखेंगे सबसे टॉप में आपको वाउचर का मीनिंग बच्चों फर्स्ट लाइन में ही समझ जाएगा इजीली कि दैट वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेसमैन के द्वारा किए गए पेमेंट को सपोर्ट करता है। कि बिजनेसमैन ने अगर समझो अपने कार में अगर 5,000 का अगर समझो पेट्रोल या डीजल भी डाला है, तो वो सामने वाले पेट्रोल पंप से क्या करेगा, बिल लेगा। तो वो बिल एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो बिल एक ऐसा वाउचर है जो इस बात का प्रूफ है कि गाड़ी में 5,000 रुपीज़ का फ्यूल डाला गया है। करेक्ट है? उसी तरीके से जब वो बिजनेसमैन आगे चल करके अगर समझो कुछ ऐसे विजिटर लोगों के साथ मीटिंग करता है और वहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह होता है, वहाँ पर कोई भी कन्वीनियंस अगर खर्चा होता है तो उसका भी बिल प्रोड्यूस होता है। तो बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी पेमेंट अगर बिजनेस में किया जा रहा है तो वो पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पर होता है, उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं वाउचर कहते हैं। ओके, अब ये वाउचर बच्चों एक प्रकार का लीगल एविडेंस है जो किसी भी ट्रांजैक्शंस को लीगली सपोर्ट करने के लिए, लीगली प्रूफ करने के लिए बच्चों काफ़ी होता है। ओके, आइए हम देखते हैं कि वाउचर के कितने टाइप होते हैं और कौन से टाइप का वाउचर कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको बच्चों आगे के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और ये सारा जो कंसेप्ट है ये आपको 11th में ही सिखाया जाता है, 12th में या ग्रेजुएशन सेक्शन में ये सब चीज़ों की कोई बात नहीं करता है। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वाउचर के बारे में बच्चों क्लियरली लिखा है कि वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सपोर्ट करता है पेमेंट मेड बाय अ बिजनेसमैन। पहली बात ये कि ये एक ऐसा लीगल एविडेंस है दैट सर्टन सम ऑफ मनी हैज़ बीन पेड टू अ सर्टन स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी। तो किसी भी पर्सन या किसी भी पार्टी को अगर बिजनेसमैन ने कोई पेमेंट अगर दिया है तो वो पेमेंट दिया है, इस बात का प्रूफ, इस बात का सबूत क्या होता है, वाउचर होता है। ओके, यस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर, अलग अलग प्रकार के बच्चों वाउचर होते हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, और उन वाउचर के अलग अलग टाइप में क्या क्या है, कैश वाउचर, बैंक वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल्स, वेजेस बिल, सैलरी बिल। तो जिस टाइप का ट्रांजैक्शन होगा, जिस प्रकार के खर्चे होंगे, जिस प्रकार की इनकम होगी, उसी टाइप का डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस होगा, उसी प्रकार का वाउचर भी बनाया जाएगा। लेकिन हर ट्रांजैक्शंस के पीछे कोई तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के, बिना उस लीगल एविडेंस के किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया जा नहीं सकता, और अगर आप एंटर करते हैं तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रूल्स का अपोजिशन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कि
वाउचर के दो मेन टाइप्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वाउचर्स। ओके, पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों इंटरनल वाउचर। यस, आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत ही इजीली समझ में आपको आएगा। एक होता है इंटरनल वाउचर और दूसरा होता है बच्चों एक्सटर्नल वाउचर। ठीक है, अब ये इंटरनल वाउचर क्या है और एक्सटर्नल वाउचर क्या है? अब देखो, नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि देयर आर सर्टेन पेमेंट, कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन इन सभी पेमेंट का सामने वाले से वाउचर नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो बिजनेसमैन, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने किसी एग्जीक्यूटिव को किसी काम के लिए बोलता हूँ तुम जाओ और ये फाइल लेकर आओ। अब वो पर्सन मेरे लिए समझो यहाँ से बॉम्बे जाता है और मुंबई जाकर के वो फाइल मेरे लिए लेकर आता है। अब वो यहाँ से बॉम्बे चल के तो जाएगा नहीं, हो सकता है वो अपनी गाड़ी में जाए, या हो सकता है ट्रेन से जाए, या फिर बस से जाए, या फिर रिक्शा से जाए, करेक्ट है। और वहाँ पर मुंबई जा कर के आने में उसको समय लगेगा, तो वो रास्ते में नाश्ता वगैरह भी करेगा, हो सकता है लंच टाइम है तो लंच भी करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को मुंबई भेजने के पहले उसे 500 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा। और जैसे मैं उसको 500 रुपीज़ पे करूँगा, तुरंत मैं 500 का वाउचर भी बना लूँगा कि जिससे इस बात का प्रूफ होगा कि मैंने 500 रुपीज़ खर्च कहाँ पे किए, मेरे एग्जीक्यूटिव को मुंबई भेजने के लिए किया। तो मेरा एग्जीक्यूटिव है, मेरे बिजनेस का पर्सन है, तो ये मेरा इंटरनल खर्चा हुआ। क्या खर्चा हुआ? इंटरनल। और इंटरनल खर्चे जब बिजनेसमैन करता है तो उसके लिए बिजनेसमैन खुद ही वाउचर बच्चों प्रिपेयर करता है, जो इस बात का सबूत होता है कि मैंने ये पैसे इस काम के लिए खर्च किए थे। तो ऐसे वाउचर जो बिजनेसमैन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं अपने इंटरनल लोगों के लिए, अपने इंटरनल खर्चों के लिए, अपने बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, उनको कहते हैं हम लोग बच्चों इंटरनल वाउचर। ओके, जो बिजनेस के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, जो बिजनेस के अंदर के लोगों के खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम लोग इस वाउचर को बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द इंटरनल वाउचर। ओके, उसी तरीके से जो पेमेंट बिजनेसमैन एक्सटर्नली करता है, बाहर के लोगों को करता है, फॉर एग्जांपल बाहर से मैंने कोई मशीनरी इंपोर्ट की, या मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, या मैंने कोई नई चीज़ बाहर के लोगों से मंगाई, या मैंने बाहर के लोगों को कोई पेमेंट किया, तो ये सारा पेमेंट मैं बाहर कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे वाउचर बनकर आएगा। तो वो वाउचर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। एज अ बिजनेसमैन मुझे कौन सा वाउचर प्रोड्यूस करना है? ओनली इंटरनल, जो मेरे बिजनेस के आंतरिक खर्चों के लिए मैं पे कर रहा हूं, मुझे सिर्फ उन्हीं खर्चों का वाउचर यहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो वाउचर मुझे बाहर के पार्टियों से मिलेगा, बाहर के लोगों से मिलेगा, क्योंकि मैंने उनको पेमेंट किया है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल वाउचर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो बिल है वो हम नहीं बनाते, वो बिजनेसमैन नहीं बनाता, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वाउचर को अपने फाइल में लगाते हैं। ये कौन सा वाउचर हुआ? एक्सटर्नल, जो बाहर से बनकर आया, जिसका पेमेंट हमने थर्ड पार्टी को दिया, बाहर के लोगों को दिया, तो वो एक्सटर्नल वाउचर हुआ। और जो हम अपने बिजनेस के लोगों पे खर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसको सैलरी पे की, अब जिसको मैं सैलरी पे करूँ, क्या उसके पास कोई बिल वगैरह है क्या? तो मैं उसको सैलरी भी पे करूँगा और उसने अमाउंट का एक सैलरी स्लिप भी प्रोड्यूस करूँगा, तो वो सैलरी को सपोर्ट करने वाला एक डॉक्यूमेंट बन गया। मैं किसी लेबर को वेजेस पे कर रहा हूँ, तो वेजेस के नाम का भी मुझे एक बिल बनाना पड़ेगा, एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए खर्चे दे रहा हूँ, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी मुझे एक वाउचर बनाना पड़ेगा। मैं मेरे किसी पर्सन को ट्रैवलिंग के लिए भेज रहा हूँ, तो ट्रैवलिंग के लिए जाकर वो रिक्शा यूज़ करेगा, टैक्सी यूज़ करेगा, ट्रेन यूज़ करेगा, तो वहाँ से क्या उसको वाउचर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ से उसको कोई बिल नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए मुझे खुद से एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारा वाउचर जो मैं अपने बिजनेस के इंटरनल खर्चों को प्रूफ करने के लिए, इंटरनल खर्चों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं, बिजनेसमैन खुद इसको बच्चों बनाएगा, उसे हम कहेंगे इंटरनल वाउचर। और जो वाउचर बाहर के लोगों से बनकर आएंगे, एक्सटर्नली बिजनेसमैन को मिलेंगे, उन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल वाउचर। ओके, सो आई थिंक यू गॉट एन आइडिया with the internal voucher and external voucher here completely. Okay, you can see the paragraph is also mentioned here. इंटरनल वाउचर में लिखा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंटेंट होगा, जो सेक्रेटरी होगा, उसी के द्वारा बिजनेसमैन इसको प्रिपेयर करवाएगा। और इस वाउचर को क्रिएट किया जाता है बिजनेस के लिए इटसेल्फ, और साइन कौन करेगा? पेई। पेई का मतलब होता है जो व्यक्ति इस पैसे को रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एग्जीक्यूटिव को मुंबई भेजा था, तो मुंबई जाने के लिए मैंने उसको 500 रुपीज़ दिया, तो उस वाउचर के ऊपर वो पेई जिसने 500 रुपये लिए, जिस एग्जीक्यूटिव ने मेरे से 500 रुपीज़ लिया, वो उस वाउचर पे सिग्नेचर करेगा कि हाँ मैंने 500 रुपीज़ लिया। अगर मैं किसी को सैलरी पे करूँ तो मैं सैलरी का वाउचर क्रिएट करूँगा और वो पर्सन को साइन करना पड़ेगा जो मेरे पास से सैलरी
ले रहा है, करेक्ट है। सो यहाँ पर वाउचर पे सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर किसका होना चाहिए, उस पर्सन का, उस पार्टी का जो मेरे से पैसे रिसीव कर रहा है, और जो पैसे रिसीव करता है उसको हम कहते हैं बच्चों पेई। क्या कहते हैं, पेई। टू हुम आई एम पेइंग द मनी इज नोन एज अ पेई, ओके। उसका सिग्नेचर उस वाउचर पे होना चाहिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल वाउचर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ओके, बिजनेस नीड्स के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका बच्चों। अब इसमें एग्जांपल दिए गए हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि हम लोग को हर एक टाइप के स्मॉल एक्सपेंसेस का डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ नहीं मिलता, हमें हर एक छोटे मोटे खर्चों का बिल नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें ये वाउचर खुद से बिजनेस के अंदर बनाना पड़ता है, ओके। एग्जाम्पल दिया है बच्चों यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर एक्सेट्रा, ये सब खर्चों का जो बिल होता है या हमें कोई देता नहीं है, तो इसलिए हमें इंटरनली इस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए बिल बनाने पड़ते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका एक्सटर्नल वाउचर। तो ये सिंपल सी बात है, जो वाउचर बिजनेस के आउटसाइड से मिले, जो पेमेंट बिजनेसमैन बाहर के लोगों को करे और वहां से जो बिल आता है, वहां से जो डॉक्यूमेंट बनकर आता है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल वाउचर, ओके। सो आई होप सो यू विल बी क्लियर विद दिस बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल वाउचर एज वेल एज एक्सटर्नल वाउचर, ओके, ठीक है। तो पहले वाउचर का मीनिंग बताया, क्या होता है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेसमैन अपने पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए बच्चों बनाता है, और ये दो टाइप में होते हैं, इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं। इसका मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी क्लियरली समझा दिया है, ओके। चलिए अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में है वो है आपका जर्नल वाउचर। अब ये जर्नल वाउचर क्या होता है, जर्नल वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के सपोर्ट पे जर्नल एंट्री पास की जाती है। अगर मैं सिंपल आपको समझाऊँ ना, अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल वाउचर को कंबाइन कर दूँ, जहाँ पर मेरे सारे इंटरनल पेमेंट्स और मेरे सारे एक्सटर्नल पेमेंट्स, इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूँ, तो कंबाइन करने के बाद जो मेरे पास वाउचर की बच्चों पूरी लिस्ट बनेगी, जो मेरे पास वाउचर का पूरा स्टॉक आएगा, उसको मैं कहूँगा जर्नल वाउचर। और इसी सभी वाउचर के बेसिस पे मैं मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री पास करूँगा, ओके। सो प्लीज़ बी क्लियर विद दैट कि जर्नल वाउचर जो है वो इन सभी वाउचर्स को कलेक्ट करने के बाद जो एक वाउचर का बंच बनेगा वो मेरा जर्नल वाउचर होगा, और उसके बेसिस पे मैं सारी जर्नल एंट्रियों को यहाँ पर पास करता हूँ, ओके। देखो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जर्नल वाउचर इज अ बेसिक और ओरिजिनल वाउचर जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक के अंदर जर्नलाइज किया जाता है, मतलब जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, करेक्ट है। तो ये हुआ आपका जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन नीचे बच्चों दिया गया है, यू कैन सी दैट, ओके। यस, उसके फॉर्मेट को आप 2-3 बार रीड करके खुद से एक बार बना लोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कैश वाउचर। उसके नाम में उसका मतलब है कैश वाउचर। कोई भी पेमेंट अगर आपने किया है, ठीक है ना, कोई भी पेमेंट बच्चों अगर आपने किया है या कोई भी रिसिप्ट आपने की है, अगर आप कैश में रिसीव करते हो और अगर आप कैश में पे करते हो, तो कैश में रिसिप्ट और कैश के पेमेंट को प्रूफ करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम कहेंगे कैश वाउचर, ओके। और इस कैश वाउचर के बेसिस पे हम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश रिसिप्ट हुआ और हमारे पास से कितना कैश पे हुआ, ओके। चलिए, तो कैश एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा वाउचर इस्तेमाल होता है बच्चों, कैश वाउचर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों टैक्स इनवॉइस दिया हुआ है। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है कि आप जब भी कोई सामान परचेस करते हो और सेल करते हो, तो परचेज एंड सेलिंग के समय आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स जो गुड्स के खरीदी और गुड्स के सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं जीएसटी, ओके। तो गुड्स के खरीदी और गुड्स की बिक्री करते समय जो भी टैक्स बच्चों हम कलेक्ट करते हैं या जो भी टैक्स हम पे करते हैं, तो टैक्स के खर्चों को शो करने के लिए जो एक स्पेशल काइंड का वाउचर बनता है उसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस, जो इस बात का प्रूफ होता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड दैट मच अमाउंट ऑफ एसजीएसटी यू हैव पेड और यू हैव रिकवर्ड, ओके। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस ट्रांजैक्शंस को प्रूफ करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा उसको कहेंगे टैक्स इनवॉइस। तो अकाउंटेंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो टैक्स से रिलेटेड होंगे उस ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा उस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा टैक्स इनवॉइस, करेक्ट यहाँ तक, ओके। सो आफ्टर दिस tax invoice there is the next document is given in the textbook which is called as a credit memo। इन सबका बच्चों डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन सबका, लेकिन जो मीनिंग है वो आपको इस लेवल पर समझना बहुत ज़रूरी है कि वाउचर क्या होता है, कैश वाउचर क्या होता है।
तो ये सबके नाम का मीनिंग, जैसे कि आप यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अभी भी सीखना शुरू कर रहे हो, तो आपके पास इन सबका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि विच वाउचर वेयर शुड बी यूटिलाइज, कौन सा वाउचर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अभी हमने टैक्स इनवॉइस देखा, जहाँ पर आपके बिजनेस के द्वारा जो भी टैक्स पे किए गए या जो भी जीएसटी आपने रिकवर की, इन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं टैक्स इनवॉइस। दैट्स इट, इतना भी अगर आपको पता है तो इट इज़ इनफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिट मेमो। पेज नंबर 47 पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट मेमो दिया है। क्रेडिट मेमो क्या है? नाम से मेमो इज द जस्ट इट इज कॉल्ड एज अ वाउचर। ये वाउचर का ही बच्चों एक अलग नाम यहाँ पर दिया गया है। क्रेडिट मेमो क्या होता है? तो आपके बिजनेस में देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन्स आर देयर जो क्रेडिट बेसिस पे होते हैं, उधार के बेसिस पे होते हैं। तो क्रेडिट बेसिस पे आपके बिजनेस ने जो भी परचेस किया, जो भी सेल किया, तो इन सभी परचेज और सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, उसको हम कहते हैं क्रेडिट मेमो। सो क्रेडिट मेमो इज अ सच डॉक्यूमेंट और जिसके बेसिस पे हमारे बिजनेस के सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को प्रूफ किया जा सकता है। सो व्हेनेवर वी आर परचेजिंग एनी गुड्स ऑन क्रेडिट or we are selling any goods on credit, so in that cases this credit memo important document is going to use। आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि when you are purchasing on credit or selling on credit that document is act as a evidence। ये डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे काम करेगा, तो वो एविडेंस होगा क्रेडिट मेमो जो आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को प्रूफ करने के लिए अकाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी बच्चों हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट ना एक प्रकार का प्रूफ है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस का लीगल एविडेंस है। ओके, क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों रिसिप्ट। ठीक है, अभी ये रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, यस आप देख सकते हैं वहां पर बच्चों क्लियरली लिखा गया है कि इन मॉडर्न बिजनेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट पे, but the payment will be made on future date and at the time of making a payment the receiver is required to acknowledge the payment for this purpose and document is prepared which is called as a receipt। क्लियर ही बात है कि आज के ज़माने में क्या होता है कि बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए ज़्यादातर जो गुड्स एंड ऑल होते हैं वो क्रेडिट पे बेचे जाते हैं। अब सामने वाले को आपने क्रेडिट पे गुड्स अगर बेचा है तो सामने वाले को आपने गुड्स तो दे दिया है, उसके साथ ही साथ आपको गुड्स की वैल्यू का एक आपको रिसिप्ट बना के देना पड़ेगा और उस रिसिप्ट के अंदर क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि आप इस गुड्स के पैसे हमें इस डेट को पे करने वाले हैं। इस बात का प्रॉपर डॉक्यूमेंट बच्चों प्रिपेयर होगा और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो गुड्स को रिसीव कर रहा है उसका भी सिग्नेचर होगा, जो गुड्स आपको क्रेडिट पे दे रहा है उसका भी सिग्नेचर होगा, कि जब वो फ्यूचर डेट आएगा तो हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए जो इस बात का प्रूफ है कि आपने हमारे पास से गुड्स खरीदी, गुड्स आपने हमारे पास से गुड्स क्रेडिट पे लिया और उसका पेमेंट आप हमें फ्यूचर डेट पे पे करने वाले हैं। तो फ्यूचर डेट पे आप गुड्स का कितना पेमेंट करने वाले हैं, फ्यूचर डेट पे आप इस गुड्स का कितना पेमेंट करने वाले हैं, कौन से डेट को करने वाले हैं, ये सारा रिकॉर्ड बच्चों एक डॉक्यूमेंट पे होता है, उसी को कहते हैं हम लोग रिसिप्ट। तो रिसिप्ट जनरली बनाई कब जाती है, जब गुड्स को क्रेडिट पे बेचा जाता है और उसका पेमेंट जो है वो फ्यूचर डेट में आने वाला होता है। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स के एविडेंस को शो करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों रिसिप्ट। ओके, चलिए आफ्टर दैट देख सकते हैं देयर इज अ वन मोर एंड वेरी वेरी फेमस वर्ड इज दैट चेक। चेक क्या होता है? सिंपल सी बात है बड़ो, चेक कि आप सामने वाले को कहते हो, जैसे एग्जांपल आपके ऊपर किसी का पैसा बाकी है और आप सामने वाले को बोलते हो कि जा 2 दिन के बाद ले लेना। अब सामने वाले बोलेगा कि 2 दिन के बाद अगर आप भाग गए तो, 2 दिन के बाद अगर आप नहीं रहे तो 2 दिन के बाद अगर समझो आपने अगर हमें नहीं दिया तो हमें क्या करना होता है, एक प्रॉमिसरी नोट लिख कर देना होता है सामने वाले को रिटर्न के फॉर्मेट में कि मैं आपका ये जो पेमेंट है ये 2 दिन या 10 दिन के बाद आपको पे कर दूंगा। तो उसका हमें सामने वाले को एक प्रूफ देना पड़ता है, एक प्रॉमिसरी नोट देना पड़ता है जिसको कहते हैं चेक। ओके, अगर समझो आपके पास कैश नहीं है और आप इस ट्रांजैक्शन को बैंक के थ्रू पे करना चाहते हो तो आप सामने वाले को चेक इशू कर सकते हो। तो चेक एग्जैक्टली क्या होता है? एक आदेश पत्रक होता है, जिस आदेश पत्रक में, जिस चेक में आप क्या लिखते हो, आप बैंक को कहते हो कि पे करो इस पर्सन को इतना सम ऑफ रुपीज़, मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, मतलब मेरी यहाँ पर सहमति है। ओके, और जो भी अमाउंट आप चेक पे लिखोगे वो फिगर में भी ली होती है
और वो वर्ड्स में भी होती है, शब्दों में भी लिखी जाती है और अंकों में भी लिखी जाती है। शब्दों में लिखा हुआ अमाउंट और अंकों में लिखा हुआ जो अमाउंट होता है वो इक्वल होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। और जो अकाउंट होल्डर है, जिसका बैंक में अकाउंट है, उसका सिग्नेचर भी बच्चों एकदम आइडियल होना चाहिए, कि मतलब जो सिग्नेचर उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में है, बैंक के रिकॉर्ड में है, वो सेम सिग्नेचर चेक पे भी होना चाहिए। फिर वो डेट हमको यहाँ पे लिखनी पड़ती है, जिस डेट को हम बैंक को आदेश दे रहे हैं कि इस डेट को आप ये पेमेंट इस पर्सन को दे दो, जिस पर्सन का नाम यहाँ पर चेक में लिखा हुआ है। करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों आपको चेक इशू करना पड़ता है। अभी चेक के भी बच्चों अलग अलग टाइप होते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ज़्यादातर करके जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए अक्सर चेक जैसे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे आपको चेक के बारे में और डिटेल यहाँ पर समझाया जा सकता है कि चेक क्या है। तो चेक में बच्चों लिखा है कि अ चेक इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर, अगर आपने सामने वाले को 10,000 रुपये का चेक दे दिया है, तो आपने 10,000 का चेक अगर सामने वाले को बच्चों दे दिया है, तो वो 10,000 का पेमेंट आपके बैंक से जाकर लेगा। अब यहाँ पर किंतु परंतु बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो आपको चेक का पेमेंट मिलेगा, वैसा हुआ तो चेक का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये किंतु परंतु वाली जो बातें हैं वो चेक देते समय बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर पेइंग अ चेक सो इट्स अ अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है। बिना शर्त के आपने अपने बैंक को ऑर्डर किया, आपने अपने बैंक को आदेश दिया कि इस चेक में लिखी हुई अमाउंट इस पर्सन को दे दीजिए। करेक्ट है। तो बिना किसी कंडीशन के आपने बैंक को ये आदेश दिया है, और बैंक का काम है अकाउंट होल्डर के सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर चेक करो। अगर वो सब कुछ मैच होते हैं तो बैंक का काम है उस चेक पे लिखे हुए व्यक्ति को पेमेंट क्लियर करो। ओके, तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइन कौन करेगा बच्चों? अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट बैंक में है, जिस अकाउंट का मैं चेक दे रहा हूं उस अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर टू पे ऑन डिमांड सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ पर्सन नेम्ड देयर इज और द बेरर। जिसका भी नाम इस चेक पे लिखा होगा उस पर्सन को आपको पैसे देने हैं, ऐसा आदेश मैं अपने बैंक को दूंगा और बैंक वो पेमेंट उस पर्सन को पे करेगी। करेक्ट है, यस। अब आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों चेक में, चेक के ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टियां होती है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? तो चेक के केस में आप देख सकते हैं सब कुछ बच्चों क्लियर लिखा हुआ है। 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है। एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉवी, ठीक है ना, और तीसरा होता है बच्चों पेई। तो ड्रॉवर का मतलब होता है जो चेक बनाता है। जैसे मैं आपको चेक पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने चेक बनाया, मैंने चेक पे सिग्नेचर किया, तो मैं कौन बन गया? ड्रॉवर। करेक्ट है। मैंने आपको चेक इशू किया, आपको मैंने प्रॉमिस किया था, आपका पैसा मैंने आपको दिया, तो आप क्या बन गए? ड्रॉवी। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। सो ड्रॉवर, द पर्सन हु ड्रॉ अ चेक इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर, एंड ड्रॉवी द बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन। जिस बैंक को मैंने चेक दिया, जिस बैंक का नाम उस चेक पे लिखा है, वो कौन है? ड्रॉवी है। अब ड्रॉवर जो है वो ड्रॉवी को कहता है कि आप इस चेक में लिखा हुआ जो अमाउंट है वो इस पर्सन को पे करो। जिस पर्सन को पे करो, जो पर्सन उस चेक का पैसा रिसीव करेगा, वो क्या बनेगा? पे। आइए समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो, एक बिजनेसमैन है, बी उसका कस्टमर है, ठीक है ना, और समझो लेट से XYZ करके कोई बैंक है। तो अभी ए ने क्या किया? चेक इशू किया, किसको? बी को। लेकिन ए जो है वो चेक बच्चों प्रिपेयर कर रहा है, चेक बना रहा है, तो ए क्या बनेगा? ड्रॉवर, जिसने चेक को ड्रॉ किया। फिर ए ने किसको आदेश दिया? XYZ बैंक को आदेश दिया कि आप इस चेक में लिखा हुआ जो अमाउंट है वो बी नाम के पर्सन को पे करो, मतलब जिसका भी नाम इस चेक पे लिखा होगा उसको आप पे करो। तो यहाँ पर ए ने चेक बनाया और ए ने ये चेक बनाने करके ये आदेश किसको दिया? XYZ को। तो ये बन गया ड्रॉवी, जिनके ऊपर मैंने चेक ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब इनका काम है इस चेक पे लिखी हुई अमाउंट किसको पे करना? बी को। तो बी यहाँ पर पैसे रिसीव करेगा, तो बी क्या बनेगा? पेई। ओके, तो जो चेक बनाएगा वो ड्रॉवर, जिस बैंक के ऊपर बनाएगा वो ड्रॉवी, और जिसको भी चेक का पैसा मिलेगा वो क्या बनेगा? पेई। ओके, सो ड्रॉवर द पर्सन हु ड्रॉ द चेक, ड्रॉवी द बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, एंड पेई इज द पर्सन हु विल रिसीव द अमाउंट ऑफ चेक। जो पैसे रिसीव करने वाला है, जो चेक के पैसे रिसीव करेगा, वो क्या बनेगा बच्चों? पेई। ओके, तो इस तरीके से ये 3 पार्टियों का नाम बच्चों आपको याद होना चाहिए कि ड्रॉवर, बैंक इज द ड्रॉवी, और जिसके फेवर में चेक गया, जिसके फेवर में पैसे गए, जिसको पैसे रिसीव होंगे, वो क्या बनेगा? पेई। ओके, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। और चेक कैसा होता है ये नॉर्मल सी बात है, लोगों को पता होता है। तो ये चेक का आप देख सकते हैं कंटेंट्स यहाँ पर क्लियर लिखा हो कि चेक पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो चेक पे बच्चों ब्रांच का, जिस बैंक का चेक है उस बैंक का नाम, उस बैंक के ब्रांच का एड्रेस,
आफ्टर दैट जिस डेट को मैं चेक इशू कर रहा हूँ उसका तारीख होना चाहिए। पेई मतलब उस पर्सन का नाम उस पर होना चाहिए जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ या जिसके फेवर में मैंने चेक इशू किया है। आफ्टर दैट अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर, अमाउंट दोनों में होना चाहिए, वर्ड्स में और फिगर में, और वर्ड्स और फिगर की अमाउंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 5000 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको अंकों में 5000 लिखना पड़ेगा। बोथ दी अमाउंट शुड बी सेम। ओके, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, मैं अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरा नाम और सिग्नेचर उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट चेक का नंबर होता है, बाद में चेक का नंबर चेक के आइडेंटिफिकेशंस के लिए, MICR नंबर जो होता है वो चेक आपका डुप्लीकेट तो नहीं है इसकी पहचान करने के लिए, और IFSC कोड जो होता है वो बैंक के आइडेंटिटी के लिए होता है कि ये कौन से ब्रांच का चेक है। क्योंकि देखो अगर समझो ICICI बैंक है तो ICICI बैंक के सभी ब्रांचों के चेक का डिज़ाइन कलर सेम होगा, लेकिन ये चेक कौन से ब्रांच का है, ये चेक आपके मुलुंड ब्रांच का है, या ये चेक समझो कोकण के ब्रांच का है, या चेक फिर धुले के ब्रांच का है, किसके ब्रांच का है नहीं पता चलेगा। तो इसलिए उस चेक के ऊपर क्या होता है, IFSC कोड लिखा होता है। वो IFSC कोड एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो बैंकों के अलग अलग ब्रांचों को मिलती है। तो चेक कौन से ब्रांच का है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और MICR कोड क्या होता है, चेक की वैलिडिटी के लिए, मतलब चेक आपका लीगल है या नहीं, मतलब चेक जो है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए MICR कोड होता है। और जो चेक नंबर होता है वो चेक की आइडेंटिटी के लिए होता है, चेक की पहचान करने के लिए होता है कि कौन सा चेक नंबर आपने किसी को इशू किया। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो एक चेक पे होने चाहिए। ओके, अब हम बच्चों चेक के अगर टाइप पे चलेंगे तो नॉर्मली देखा जाए तो बच्चों चेक के ना यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, एक होता है बेरर चेक, दूसरा होता है क्रॉस चेक। बेरर चेक मतलब सिंपल है, बेरर चेक पे क्या होता है कि चेक के ऊपर जिसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है ना, वो नाम जो है वो किसी का भी हो सकता है। अभी बेरर चेक पे क्या होता है कि बच्चों नाम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेरर इस वर्ड का मतलब है कि जो इस चेक को बियर करेगा, जो इस चेक को धारण करेगा वही इस चेक का पैसा ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 10,000 का चेक पड़ा है और वो बेरर है, बेरर मतलब उसके ऊपर किसी का भी नाम लिखा है या नहीं लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो चेक अगर समझो कहीं खो गया, किसी अननोन पर्सन को वो चेक मिला और वो पर्सन ने देखा अरे चेक तो बेरर है, मतलब चेक पे कहीं क्रॉस नहीं किया गया है, तो वो पर्सन तुरंत जाएगा उस बैंक में, जिस बैंक का चेक है वहाँ जाएगा, चेक दिखाएगा और तुरंत कैश ले लेगा और कैश उसको तुरंत मिल जाएगा। मतलब बेरर चेक बोल तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए हम लोग ने ज़्यादातर किसी को बेरर चेक इशू करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चेक खो गया तो वहाँ से पेमेंट के बैंक से निकलने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। ओके, लेकिन जो क्रॉस चेक होता है ना बच्चों वो बहुत सेफ होता है। तो बेरर चेक और क्रॉस चेक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेरर चेक में जो आप लिखते हो वही चीज़ आपको क्रॉस चेक में भी लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। जो भी आप बेरर चेक में लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों पे, यहाँ पर भी क्या होता है पे, यहाँ पर भी पेई का नाम, यहाँ पर भी पेई का नाम, यहाँ पर आप लिखते हो बच्चों अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होती है अमाउंट, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस होता है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे है डेट, यहाँ पर भी क्या होता है डेट, यहाँ पर होता है सिग्नेचर, यहाँ पर वो सारे नंबर्स होते हैं, यहाँ पर वो सारे नंबर्स रहते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर होता है। ओके, अब ये जो बच्चों कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, ये जो कॉर्नर होता है, अगर इस कॉर्नर के ऊपर समझो यहाँ पे ऐसा मैंने अगर कर दिया तो ये बन जाएगा क्रॉस चेक। क्या बन जाएगा, क्रॉस चेक। अगर एक बार क्रॉस हो गया ना तो ये चेक का पैसा वही निकाल पाएगा जिसका पे के सामने नाम है। और याद रहे इस चेक का जो पैसा होता है ये सीधे उस पर्सन के हाथ में नहीं मिलता, काउंटर पे इसका पेमेंट नहीं होता बैंक के। इस चेक को डिपॉजिट करके इसका पैसा 48 आवर्स के बाद इस पर्सन के अकाउंट में जमा होगा। तो आप अगर किसी को चेक देते हो क्रॉस चेक तो वो बहुत सेफ है। अगर वो चेक अगर खो भी जाता है तो हमारे चेक का किसी ने अगर गलत इस्तेमाल किया भी तो भी हमें पता चल जाएगा कि इस चेक का गलत इस्तेमाल कौन से पर्सन ने किया और उसको हम लोग कैच कर सकते हैं इजीली। लेकिन बेरर चेक में क्या होता है, क्रॉस सिग्नेचर नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर इसके नाम में जिसका भी नाम रहेगा, वो नाम का पर्सन हो चाहे कोई दूसरा पर्सन जो कोई भी हो, वो सीधे इस चेक को लेके जाके बैंक में दिखाएगा और ऑन द स्पॉट काउंटर पे उसका पेमेंट उसको मिल जाएगा। करेक्ट है। तो ये चेक में रिस्क है, लेकिन इस चेक में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इसका पेमेंट काउंटर पे नहीं मिलता, इसका पेमेंट सीधे अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होगा। मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा और इस उसी पर्सन को जाएगा जिसका नाम यहाँ पर सामने लिखा हुआ है और उसके अकाउंट में ये चेक का पैसा डिपॉजिट होता है। और यहाँ पर पैसा काउंटर पे मिलता है तो यहाँ पर रिस्क का चांस ज़्यादा है और यहाँ पर रिस्क का चांस बच्चों कोई नहीं है। तो ये जो बिना क्रॉस वाला चेक है इसको बोलते हैं बेरर चेक। जो इसका बेरर होगा, जो इसको धारण करेगा वो इसका मालिक बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जिसका नाम इस चेक पे होगा वही पर्सन इस चेक का बच्चों ओनर बनेगा। ये किसी एरे गेरे के द्वारा कोई गलत सिस्टम वाले इस चेक का किया जा नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ क्रॉस चेक। ओके, ठीक है। इसी बच्चों एक और चेक आपको दिख रहा होगा विच इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर चेक। ओके, अब इस ऑर्डर चेक के अंदर क्या होता है आइए देखते हैं। पेज नंबर 49 पे आइए, वहां पर लिखा ऑर्डर चेक में कि व्हेन अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर चेक। मतलब यहां पर कैसा है, यस ठीक है, यहां पर कैसा है कि दैट कि इस चेक के ऊपर आप जिस पर्सन का नाम लिखोगे, जिस पर्सन का आप नाम लिखोगे, आप बैंक को यहाँ पर इंसिस्ट करते हो, बैंक को आप यहाँ पर स्पेसिफिकली बताते हो कि आप इस चेक पे लिखे हुए पर्सन को ही आप इस चेक का पेमेंट देना, किसी थर्ड पार्टी को इस चेक का पेमेंट जाना नहीं चाहिए। तो ये कौन सा चेक हुआ बच्चों, ऑर्डर चेक। मतलब जहां पर अगर आपने समझो किसी को चेक अगर इशू किया, समझो वो बेरर चेक की तरह होता है, उसमें कोई क्रॉस वगैरह नहीं होता बिल्कुल भी, तो क्रॉस वगैरह नहीं होता, आपने चेक दिया और आपने पे के सामने समझो एग्जाम्पल लिखा अश्विन कुमार, तो अश्विन कुमार अगर लिखा है और ये अगर ऑर्डर चेक है तो बैंक सामने वाले को पैसा तभी देगी जब सामने वाला इस बात का प्रूफ देगा कि वो अश्विन कुमार है। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी चेक थोड़ा सेफ ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये इसका चेक का पैसा भी उसी को मिलेगा जो इस चेक के, जिसके पास ये चेक है और उस पर्सन का नाम और उस चेक पे लिखा हुआ नाम दोनों मैच होना चाहिए। और बैंक उसके लिए सामने वाले से आइडेंटिटी कार्ड मांग सकती है, प्रूफ ले सकती है। अगर आप प्रूफ कर दोगे कि आप अश्विन कुमार हो तो ही आपको इस चेक का पैसा मिलेगा। लेकिन बेरर चेक में बैंक कोई प्रूफ वगैरह मांगती नहीं है। बेरर चेक बोला तो बेरर चेक, जो इसको लेकर आएगा वो पैसा लेकर जाएगा, चाहे वो रास्ते का कोई भिखारी हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, करेक्ट है ना, इससे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऑर्डर चेक में क्या होगा, जिसका नाम इस चेक पे लिखा होगा वो सामने वाले की आइडेंटिटी को पहले बैंक प्रूफ करवाएगी और प्रूफ करने के बाद इस चेक का पैसा उसको देगी। करेक्ट है? ऐसे 3 टाइप के चेक मैंने बताए, पहले बेरर चेक जो बहुत रिस्की होता है, दूसरा क्रॉस चेक और तीसरा ऑर्डर चेक। ओके, सो प्लीज रिमेंबर द चेक। सबका स्पेसिमेन वगैरह लगभग सेम होता है, सबके वी कैन से जो चेक का स्पेसिमेन है, जो चेक की डिजाइन है सबकी सेम होती है। सिर्फ जो क्रॉस चेक होता है ना, उसके कॉर्नर पे ऐसा क्रॉस सिग्नेचर होता है और वहां पर अकाउंट पे ही आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये क्रॉस करके भी छोड़ोगे तो भी चलता है। ओके, तो ये हुए आपके तीनों टाइप ऑफ चेक का मीनिंग में आपको मैंने यहाँ पर क्लियरली बता दिया। ओके, सो आई होप सो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का जो मीनिंग है इस पूरे लेक्चर में समझ में आया होगा और सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जो जो इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए वो सारी बातें मैंने आपको अभी तक क्लियरली समझा दी है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जब हम जाएंगे तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाती है और जर्नल एंट्री को पास करने के पहले हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके टेक्स्ट बुक में है उन सभी को कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे जर्नल एंट्री के अंदर जो मास्टरी है वो आपको बच्चों हमारे कोर्स से इजीली मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन सभी डॉक्यूमेंट को इजीली समझ जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती है, किस तरह का क्या इस्तेमाल होता है अकाउंट्स में, तो ये सब आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस देगा आपके अकाउंट्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।